आज हम वेक्टर्स टॉपिक का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और जिन स्टूडेंट्स ने पिछला लेक्चर नहीं देखा जो कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स है वो पहले वो लेक्चर वीडियो लेक्चर देखें। वो वहीं चैनल पे वहीं पे रखा हुआ है और आज मैं उस लेक्चर से आगे पढ़ूँगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाई डू वी नीड वेक्टर्स, और उसके पहले हमने समझा था कि भाई मैथमेटिकल टूल्स जो हैं फिज़िक्स के जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें हमने समझा कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब ब्रॉडली हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने 3 चीज़ें देखी थी। उसमें से हम अभी वेक्टर्स पे एम्फेसिस दे रहे हैं और हम वेक्टर्स सीख रहे हैं। तो आज मैं पिछले लेक्चर से आगे बढ़ूँगा और आज मैं डिस्कस करूँगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया कि भाई वाई डू वी नीड वेक्टर्स, वेक्टर्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपने 10th तक जो है स्केलर्स के बारे में जाना है। वेक्टर का खाली इंट्रोडक्शन देखा है आपने, मतलब आपको बताया जाता है कि वेक्टर की डेफिनेशन और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होती हैं, खाली इतना बताया जाता है। लेकिन आगे जेई में जो है या नीट में जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आपको उससे कहीं ज़्यादा जानना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आप देखोगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। अगर हम देखें तो पहला है ग्राफिकल मेथड, मतलब उसको ड्रॉ करके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ड्रॉ कैसे करोगे, स्केच मतलब दिखाओगे कैसे किसी को कि वेक्टर, आप वेक्टर की बात कर रहे हो। या बुक्स जब पढ़ोगे तो क्या देख के आपको समझ में आएगा कि ये वेक्टर है। ये होता है ग्राफिकल मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो है मैथमेटिकल मेथड, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आता है और इस पे ही ज़्यादा आपका एम्फेसिस होगा। इसको ही ज़्यादा हमें यूज़फुल है ये जो है मैथमेटिकल मेथड, दिस इज़ मच मोर यूज़फुल देन द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है। विद दैट आई विल गो अहेड एंड आई विल मूव टू द ग्राफिकल मेथड फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे मैथमेटिकल मेथड पे, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए विद दैट आई विल गो अहेड। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई एक वेक्टर है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है हम समझने वाले हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड। अभी हम ग्राफिकल मेथड की बारे में जानेंगे अगली स्लाइड में। चलिए विद दैट विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ग्राफिकल मेथड देखिए, मैंने से कहा इस मेथड में खाली आपको ये आपकी हेल्प होती कि भाई वेक्टर को कैसे समझे, कि बुक में दिया है वेक्टर तो हम कैसे समझे कि वेक्टर है, या फिर आप कैसे किसी को बताओगे कि भाई वेक्टर, आप वेक्टर डिनोट कर रहे हो किसी एंटिटी को। तो देखिए सिंपल सा तरीका है। वेक्टर जब हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं एक वेक्टर जो कि है ए बी, ये है वेक्टर ए बी। तो मतलब इसका आपको समझना है कि ए से ये वेक्टर स्टार्ट होता है, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट तक जाता है। तो देखिए ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है ना, और ये बी तक जा रहा है। तो ये वेक्टर कहला रहा है ए बी, है ना। मान लीजिए कि मैं बोलता बी ए, जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो क्या करना पड़ता आपको, वो बी से स्टार्ट होता और वो ए की तरफ आता। मतलब कि ये जो एरो है जो कि अभी ए बी में बी की तरफ है, वो अगर मैं बी ए की बात करता तो वो ए की तरफ बन जाता, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इस पॉइंट को, बी पॉइंट को हम हेड बोलेंगे कम्युनिकेशन के लिए, आपस में हम समझ सकें हम क्या बात करें, इसके लिए इसको हम हेड बोलेंगे, या फिर मैं कई बार शॉर्ट में एच बोलूँगा। और एंड को, इसको जहाँ से शुरू हो रहा है उसको हम टेल बोलेंगे, शॉर्ट के लिए उसको टी बोलेंगे। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि देखिए जैसे मैंने कहा कि ये जो ग्राफिकल मेथड है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतना काम नहीं आता, फिर भी कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो उसमें काम आएगा आपके। तो ये जो लेंथ है ए बी, ये जो जितना ए से लेकर बी तक जो नापूंगा, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। चलिए तो ये ग्राफिकल मेथड है। फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा कि अगर ए बी एक वेक्टर है तो वो ए से बी की तरफ बनेगा, है ना, और बी की तरफ एरो बनेगा। और जो ये एरो जिधर बनाते हैं उसको आप बोलते हो हेड, और जो दूसरा जहाँ से शुरू हो रहा है उसको आप बोलते हो टेल, ठीक है। एंड दिस इज़ ए बी वेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। और जैसे मैंने कहा आपको खाली इसको समझना है कि भाई, और बुक्स में भी आप देखोगे कि अगर किसी नंबर के ऊपर, किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर या कई बार आप देखोगे अल्फ़ा बीटा गामा जो सिंबल होते हैं उन पे भी यूज़ किया सकते हैं। अगर एरो लगा दिया जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ए बी लिखें, है ना। कई बार केवल अल्फ़ाबेट से, सिंगल अल्फ़ाबेट से भी यूज़ हो जाता है, डिनोट हो जाता है। जैसे कि हम देखेंगे हो सकता है इस तरह से आर, ये इसको आप पढ़ोगे वेक्टर आर, इसको आप पढ़ोगे वेक्टर ए,
दिस इज़ वेक्टर बी। तो मतलब क्या है, एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे, है ना, और उसके ऊपर एरो बना देंगे। अगर आप बुक में ऐसा पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो वेक्टर की बात कर रहा है। अगर ये एरो नहीं बना है तो मतलब वो स्केलर है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट कैपिटल ही हो, ये भी हो सकता है कि अल्फ़ाबेट जो हो वो स्मॉल लेटर्ड हो तो भी चलेगा, है ना, डिपेंड करता है, ठीक है। विद दैट आई विल गो हेड। तो जैसा कि मैंने कहा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उतना उतना यूज़फुल नहीं है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। जो मेन यूज़ में आता है वो है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। और एक बात और बोलूँगा, ये नई चीज़ है वेक्टर आपके लिए, तो इतना इतना जल्दी आपको भले ही समझ में आ जाएगा तो भी आप कंफर्टेबल नहीं होगे, क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं, रीड करना पड़ता है, तो ज़ाहिर आपको रीड भी करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे से बुक्स पूछेंगे तो 2 बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा। एक कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स एच.सी. वर्मा पार्ट 1, और दूसरी बुक है डी.सी. पांडे, मैकेनिक्स 1 बाय डी.सी. पांडे। ये हो गया जेई के स्टूडेंट्स के लिए। और नीट के स्टूडेंट्स के लिए आई विल रिकमेंड कि कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा तो रखें, और उसके साथ आप दूसरी बुक जो है आप एररलेस यूनिवर्सल फिजिक्स एररलेस बुक आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। विद दैट आई विल गो अहेड। तो देखिए, यहाँ आपको समझना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, और आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है या फिर इवन स्कूल में आपको पढ़ाया गया था कि अ वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। और हमने लास्ट क्लास में बोला था कि ठीक है, ये 2 बातें तो होती हैं, इसके अलावा इट शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा ऑल्सो। खैर, वो बात अभी पीछे रखते हुए खाली उस एम्फोसिस पे करूँगा जो आपने सीखा हुआ है स्कूल में कि अ वेक्टर इज़ फिजिकल एंटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब हम कोई वेक्टर की बात कर रहे हैं, मान लो ये हम इसको बोलेंगे वेक्टर एफ, इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर एफ, जैसा हमने पिछली स्लाइड में सीखा था कि इसको आप पढ़ोगे, क्योंकि ऊपर एरो बना हुआ है तो इसको आप पढ़ोगे वेक्टर एफ इक्वल टू, ये जो आप ऐसे लिखते हो, क्या किया इसमें हमने 2 बार बनाए और उसके बीच में वेक्टर को लिख दिया। तो हाँ, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। और ये जो है दूसरा एफ, और इसके ऊपर हमने क्या कैप, इसको बोलते हैं कैप, इसको रीड करते हो आप क्या, कैप, CAP, टोपी, कैप। तो हमने एफ के ऊपर टोपी बना दी, कैप, है ना। तो ये क्या होते हैं आप समझेंगे, ये क्या होते हैं कि जैसा मैंने कहा, ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये एफ कैप जो होता है वो डायरेक्शन बताता है फोर्स की, वो उस वेक्टर की, उस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। फिर आगे चलते हैं, समझ, जैसे मैंने कहा था थोड़ा आपको समझने में अभी उतना कंफर्ट नहीं आएगा, पर धीरे धीरे आपको एज यू लर्न मोर, एज यू स्पेंड मोर टाइम विद दिस वेक्टर टॉपिक, यू विल बी मोर कंफर्टेबल। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एफ के आगे हमने 2 बार लगाया, मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, है ना। और जो मैंने कहा था एफ के ऊपर कैप, टोपी, कैप, CAP, कैप, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया दिस इज़ कैप। तो एफ के ऊपर कैप, तो मतलब कि वो हो जाएगा क्या, दैट विल मीन यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ। अभी अगली स्लाइड में मैं यूनिट वेक्टर में के बारे में और डिटेल में बात करूँगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि अगर मेरे को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर लिखूँगा और उसको इक्वल टू लिख दूँगा, उसके मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए क्या करूँगा, 2 बार्स लगा दूँगा वेक्टर के आजू बाजू, और उसके साइड में लिख दूँगा एफ, और उसको टोपी बना दूँगा कैप, एफ कैप, है ना। तो अगर मैं फिर से इसको थोड़ा सा नीट करूँ इस चीज़ों को हटा के, तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। ये है वेक्टर एफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू बोलना ठीक नहीं वैसे, टाइम्स एफ कैप, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू या एफ कैप, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको अभी तक थोड़ी बातें समझ में आई, इसको आपको याद रखना है। विद दैट वी विल गो अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा बताऊंगा, आप पिछली स्लाइड में सोचेंगे एफ कैप क्या है, तो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ कैप क्या होता है। देखिए, कैप कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कैप को क्या बोलते हैं आप, यूनिट वेक्टर। अब देखिए, यूनिट मतलब क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश में यूनिट वर्ड बोलूँ, जब वो इंग्लिश वर्ड जब मैथ्स में यूज़ करते हैं यूनिट, तो मतलब होता है वन। तो यूनिट वेक्टर ऐसा, यूनिटी मतलब 1, है ना, यूनिटी ये 1 होता है। तो जब हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब होता है ऐसा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, और उसकी डायरेक्शन जो हो वो हो जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसके अलोंग, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब 1 मैग्नीट्यूड, एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ओनली। उसका काम क्या है यूनिट वेक्टर की, खाली वो हमें डायरेक्शन बताने के काम में आता है। एंड यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय पुटिंग अ कैप ओवर द क्वांटिटी, है ना, ये हमने डिस्कस किया था अभी पिछली साइड में, एफ के ऊपर हमने कैप लगाया था, ठीक है। विद दैट हम लोग थोड़ा और समझेंगे इसको
कि जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि अगर हम वेक्टर f बोल रहे हैं तो वेक्टर f जो है वेक्टर f दैट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f इंटू एफ कैप। तो अगर इसको मैथ्स वाइज में देखूं और मैं यहाँ से चाहूँ कि ये एफ कैप कितना हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, देखिए क्या करूँगा, इस मैग्नीट्यूड को इधर ला के डिवाइड कर दूंगा, है कि नहीं। तो वही मैं करने वाला हूँ। देखिए मैं इस f को वापस ला के डिवाइड करने वाला हूँ, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एफ कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एफ इक्वल टू क्या होगा, गेस कर सकते हो आप इस इक्वेशन को अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो इट विल बी एफ डिवाइड बाई एफ कैप। तो आपको ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला आई वांट यू टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलिए, तो आपने यूनिट वेक्टर देख लिया क्या होता है। अगर यूनिट वेक्टर एफ की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एफ, एक बार फिर से चाहें देखें और से देखिए, अगर हम बोल रहे हैं एफ कैप तो हो जाएगा एफ बाय एफ। इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर में, है ना। स्टार बनाया है मैंने थोड़ा बहुत लग रहा होगा आपको। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है। चलिए तो अगली स्लाइड में आप देखिए, जैसा मैंने कहा कि अब यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको देखेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो उसको समझने के लिए देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया। देखिए ये एक डायग्राम है, इसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये आपने सीखा होगा स्कूल में। लेकिन अब क्या होगा, आपको तीसरी एक्सिस की भी बात करनी पड़ेगी जो कि है जेड एक्सिस। अगर आप इसको समझना चाहो तो ये जो एक्स और वाई है, अपने कमरे को देखो, आप जो किसी रूम में ही बैठोगे कहीं पे, तो वहाँ देखिए रूम को देखिए, तो जो आपकी फ्लोर है उसको कवर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दो एक्सिस, वो है एक्स और वाई। और जो एक्स और वाई है ना, जो आपको कवर करने के लिए एक्स और वाई आपको फ्लोर कवर करने के लिए, और जेड जो है वो आपको ऊपर दीवार की तरफ, है ना, दीवार जो है उसको कवर करने के लिए आपकी जेड एक्सिस। ये 3D है तो इसको आपको समझना पड़ेगा, ये ज़मीन दिखा रही है और ये ऊपर दीवार की तरफ आप जा रहे हैं तो उसकी तरफ, ठीक है। तो अब जो आपको समझना है, अब आप सोच रहे सर ये क्या लिखा हुआ है, आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, कैप क्या है, और आप कई बार शायद आपने कहीं देखा हो बुक्स में। तो आई कैप कुछ नहीं है, बट आई कैप को हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई आई कैप इज़ नथिंग बट, आई कैप क्या है, आई कैप को हमने डिफाइन कर दिया है कि आई कैप इज़ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक चलूँगा, यूनिट वाला एक चलूँगा, तो उसको मैं आई कैप बोलूँगा। तो इसी तरह से अगर मैं 2 चल जाऊँ एक्स एक्सिस के तरफ तो 2 आई कैप बोलूँगा, 3 चला 3 आई कैप। और उसके बजाय अगर मैं उल्टे साइड चल जाऊँ, मान लो कि मैं इधर जाने लग गया इस उल्टी साइड, तो वो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इधर एक चलूँगा तो माइनस आई कैप, 2 चलूँगा तो -2 आई कैप, ठीक है। इसी तरह से अब मैं देखूँ तो जे कैप क्या है, अगर मैं जानना चाहूँ व्हाट इज़ जे कैप, तो जे कैप इज़ नथिंग बट यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं वाई के अलोंग एक चल रहा हूँ तो उसको मैं जे कैप बोलूँगा, 2 चलूँगा तो 2 जे कैप, 3 चलो तो 3 जे कैप। इसके अलावा उल्टे साइड पीछे गया, वाई में नेगेटिव वाई में गया, तो उसको बोलूँगा माइनस जे कैप, -2 जे कैप, लाइक वाइज, ठीक है। चलिए विद दैट आगे चलते हैं। सिमिलरली के कैप इज़ फॉर यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब आपके लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर क्या है कि हमें जो फिज़िक्स हम जो करते हैं जेईई या नीट में, वो ज़्यादातर 2 डायमेंशन में ही रहती है। मैं आपको बोल सकता हूँ 90 से 95% जो आपकी फ़िज़िक्स है वो 95 भी, मैं बोल तो 99 ही बोल सकता हूँ कि 99% ऑफ प्रॉब्लम जो होते हैं वो इन दोनों से हो जाते हैं। थोड़ा रीजनेबल रहने के लिए मैं उसको 90 से 95 बोलूँगा। तो के एक 3 एक्सिस की आपको हार्डली रेयरली ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में भी। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि x के लॉन्ग i, y के लॉन्ग j, z के लॉन्ग k, एक्स वाई जेड आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के। आपके अल्फ़ाबेट्स भी ऐसे आते हैं, आई जे के, एक्स वाई जेड आई जे के, ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म का, एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सवाल है, देखिए ये मैंने पहले आपके लिए बना दिया है एक्सेस। तो जैसे कि ये एक मान लो एक्सिस है, तो अगर मैं 3D वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, i भी आएगा, j भी आएगा, k भी आएगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये हो गया i प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये एक वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझे कि x में 1 है, y में 1 है
और z में 1 है, मतलब 1,1,1 जो पॉइंट होगा स्पेस में कहीं होगा, है ना। अगर आप अपने कमरे को इमेजिन करें आप, तो कमरे के एक कोने को आप ओरिजिन बोल दीजिए और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को आप x और y एक्सिस बोल दीजिए आपका रूम कवर करने के लिए, और ऊपर जो लाइन जा रही है दीवारों की तरफ उसको की z एक्सिस बोल दीजिए। तो ऐसा मानिए कि x में 1, y में 1 और z में 1, तो मतलब हमें एक जाना पड़ेगा सामने की तरफ, एक अपनी तरफ दीवार की तरफ और एक ऊपर। तो ये हवा में कोई पॉइंट होगा, 3D पॉइंट होगा। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। कई बार बच्चों हमें विजुलाइजेशन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि हमने कभी इस तरह की चीज़ पहले पढ़ी है सुनी नहीं है, पर वो आप थोड़ा सा विजुलाइज करोगे मन में, जैसे मैंने आपको कहा है विजुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, तो आप वो देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं विद दैट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ 2 डायमेंशनल वेक्टर की, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ये है गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये कुछ 2 डायमेंशनल वेक्टर के एग्जाम्पल होंगे, जैसे कि 60i + 3j कैप 40i - 8j कैप। मतलब इसमें क्या हो गया, x 60 है और y 3 है, तो मतलब यहाँ कहीं होगा 60 बहुत आगे जाके x में आगे जाके और y में 3, और 40i - 8j मतलब x में 40 और y में -8, ठीक है, यहाँ कहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले साइड में। एक सिंपल सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। सवाल क्या है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डायग्राम देखते हैं इसका सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए ऐसा है कि एक पार्टिकल है पॉजिटिव एक्स में 5 चला गया, आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बताइए, पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई एक्स में गया है ना, तो एक्स में 1 जाएगा तो उसको हम बोलते हैं एक्स में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, पर यहाँ कितना जा रहा है 5 जा रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको 5 आई कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5, एक्स डायरेक्शन है आई कैप की, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 5 आई कैप, ठीक है। चलिए सिंपल सवाल था पर ये काफ़ी अंडरस्टैंड के लिए ज़रूरी था। इसी तरह से मान लीजिए अगर उधर जाता तो -5 हो जाता आई कैप, ऊपर जाता तो 5 जे कैप, नीचे जाता तो -5 जे कैप। चलिए चलते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको थोड़ा समझिएगा स्लाइड को, है ना, थोड़ी सी 3D स्लाइड है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक ऐसा एक वेक्टर है P, ठीक है, एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है P जो जिसका कि कम मतलब x के लॉन्ग Px है, Px को भी 2, 3, 4 जो भी, y के लॉन्ग Py, जे कैप इसलिए लिखा हुआ है, और z के लॉन्ग Pz है ना। तो मतलब यहाँ पे x के लॉन्ग Px है, y के लॉन्ग Py है और z के लॉन्ग Pz है, ठीक है। तो ये मतलब 3D पॉइंट अपने कमरे में हम इमेजिन कीजिए, आप जहाँ बैठे हैं उससे आपके पास की दीवार का कोना पकड़िए और डायगनली अपोजिट वाले कोने को पकड़ लीजिए, मान लीजिए, है ना। तो इमेजिन कर सकते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे लेफ्ट भी जाना पड़ेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा और ऊपर भी जाना पड़ेगा, 3 तरफ जाना पड़ेगा, है ना। तो कोना आ जाएगा, तो एक हो गया x, एक हो गया y, एक हो गया z, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा है तो अगर मुझे इसकी लेंथ बतानी है, ओ ए जो है, ये देख रहे हैं ए पॉइंट, ये ओ पी, ये इसको पी वेक्टर बोल रहा हूँ, ए को मैं पी वेक्टर बोल रहा हूँ, तो ओ ए जो लेंथ है उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना। तो ये पी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले इस प्लेन में देखो। इस प्लेन में अगर आप देखोगे जो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में ये पी एक्स हो गया और ये पी जेड हो गया, तो ये जो डायगनल डॉटेड लाइन है वो क्या हो जाएगी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा उस ट्राइंगल में, तो दैट विल बी √of px² + pz², है ना। तो ये डायगोनल हो गया px² + pz²। अब आप इमेजिन करो ये 3D एक्चुअली, है ना। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे। अब वर्टिकल आ जाओ, वर्टिकल आ गए तो ये हो गया आपका py, है ना, और ये हो गया √px² + py²। तो वापस पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा √px² + pz² का होल स्क्वायर प्लस py²। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा आपका इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी, है ना, जो हमने सीखा है 2 बार लगाए हैं, पी क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी दैट विल बी √of px² + py² + pz², है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, नहीं में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, अगर मान लीजिए कि वेक्टर जो है उसमें 2 ही डायमेंशन है, मतलब जैसे मैंने कहा था ज़्यादातर होगा कि pz 0 है, तो इसमें pz 0 कर देंगे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सिंपली √of px² + py² हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक सोल्ड बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एक यूनिट वेक्टर है, इसका मेरे को एक वेक्टर है, इसका मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए, देखिए वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैंने पिछली स्लाइड में देखा है √of px² + py² + pz², तो 5² + 1² + -2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो √30 बन जाएगा। और रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जो है a बाई वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। अगर आप याद करें तो कैसा आएगा ये, इसको आप देख सकते हो, है ना। याद है आपको, स्लाइड में देखा था f, वेक्टर f को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ f। इसमें 2 बार होने चाहिए, इसलिए मिस आउट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो वेक्टर a a कैप इक्वल टू वेक्टर a डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर a है आपका, है ना, और इसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो मतलब 5i कैप + j कैप -2 कैप को डिवाइड कर देंगे √30 से। सिंपल है ना, ये पूरा वेक्टर जो था जैसा जैसा है वैसा का वैसा डिवाइड √30, और इसको हमने सेपरेट कर लिया, जो कि बेसिक मैथ्स हैं, जो कि एलिमेंट्री मैथ्स हैं।
आई होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। नहीं आया हो तो अच्छी बात यह है कि वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, है ना, और रोक के और धीरे अपनी पेस पे समझ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको रीडिंग के लिए भी मटेरियल बोला है, आप चाहें तो एच.सी. वर्मा बुक है, वो अच्छी किताब है, और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा, या फिर आप ये तो आप डी.सी. पांडे मैकेनिक्स 1, या फिर आप रेस्निक हेलिडे बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी थ्योरेटिकल ज़्यादा है, पर कोई दिक्कत नहीं, अभी समय बहुत है आपके पास, चाहे तो आप रेस्निक हेलिडे रेफ़र कर सकते हैं। और जो एक और बुक है जो मैंने कही थी आपसे नीट स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, वो है यूनिवर्सल फिजिक्स। ठीक है, आई होप आपको वेक्टर लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले लेक्चर में थर्ड लेक्चर ऑफ वेक्टर कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसमें हमने सीखा है हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, अगले में हम सीखेंगे हाउ डू यू रिजॉल्व अ वेक्टर, जो कि आप अगले लेक्चर में समझें, अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे मैंने कहा वेक्टर नया टॉपिक है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। और मैं बीच में जब प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लायक हम लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हम कुछ टोटली प्रॉब्लम बेस्ड वीडियोस भी मैं आपको अपलोड करूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। विद दैट आई विल लीव द लेक्चर। ऐसा कहा, आई रिप्रेजेंट रैशनल ट्यूटोरियल्स, मैं डायरेक्टर हूँ रैशनल ट्यूटोरियल्स का, और हम मुंबई और जालना में हमारे सेंटर्स हैं। और हमने अपने बैच, क्योंकि आप जानते हैं कोविड सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, तो हम मोस्टली जून से हमारा बैच चालू करेंगे, और हो सका तो हम मई में भी ट्राई करेंगे, बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है जून तक की पॉसिबिलिटी। तो अगर आप मुंबई में हैं या जालना में, तो आप रैशनल ट्यूटोरियल्स को ज्वाइन करके मेरे साथ और हमारी टीम के साथ आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।